मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम कवर करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस का। तो बिना देरी किए हुए बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही वादा किया था कि हर चैप्टर का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसके ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके आगामी 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आने की। तो इससे बाहर जहाँ तक मेरा मानना है बच्चे, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर इन दो चैप्टर से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है, ये एनफ है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। पहला क्वेश्चन है और वो भी डस्ट ऑफ स्नो से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों ही पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है कंपोज की हुई पोएम है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, यानी कि पोएट का जो मूड था, जो पोएट पहले मेलैंकोलिक मूड में रहता है, आखिर उसके मूड को किसने बदल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन ही सोल्जर, दूसरा है द क्रो, तीसरा है हेमलॉक ट्री, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो उसके मूड को जो है किसने बदला, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो हमारा टाइटल है इस पोएम का, इसने ही क्या किया, पोएट की उस मेलैंकोलिक मूड को जो है बदल दिया। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा पहले क्वेश्चन का बेटा, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हीज सोल्जर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा बेटा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है बिना देरी किए हुए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। और एक्चुअली यहाँ पे पोएम का नाम नहीं मैंने लिखा है। तो पोएम का नाम इसलिए मैंने नहीं लिखा है बच्चे क्योंकि यहाँ दो पोएम को हम कंपाइल किए हुए हैं, तो दोनों ही पोएम की राइमिंग स्कीम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फायर एंड आइस की बात कर लें तो फायर एंड आइस की जो राइमिंग स्कीम थी बच्चे, उसका था ए बी ए ए और ए बी ए, ये उसकी राइमिंग स्कीम थी। क्या, फायर एंड आइस की जो राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो उसमें आपका ए बी ए ये फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम था। दूसरे स्टेंजा में कहा गया था कि ए बी, ठीक है, ए बी ए, ये दूसरे स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम था। किसका, ये फायर एंड आइस का जो है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम में अगर हम देखेंगे तो इसमें फायर एंड आइस का ये हो गया, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो का क्या था। तो डस्ट ऑफ स्नो का जो है राइमिंग स्कीम बच्चे वहाँ पर था ए बी और सी डी था। जैसे क्रो का जो स्नो था, मी का ट्री था, तो ये ए बी हो गया, हर्ट का पार्ट हो गया, मूड का रूड हो गया, तो यहाँ सी डी हो गया। तो यहाँ डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड है बच्चे, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइमिंग स्कीम का जो सीधे सीधे क्वेश्चन है ए बी, ये ऑप्शन है हमारा ए बी सी डी, इसलिए थोड़ा सा जो है ये एक क्लियर क्वेश्चन हो गया आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें पोएम का नाम मैंने नहीं मेंशन किया है। ठीक है, लेकिन दोनों ही पोएट्री की जो राइमिंग स्कीम है हमने यहाँ डिस्कस किया। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हर्ट। तो यहाँ है क्वेश्चन कह रहा है नेम द पोएटिक डिवाइस। यहाँ आपको पोएटिक डिवाइस का नेम बताना है, उस फिगर ऑफ स्पीच का नेम बताना है जो इस लाइन में यूज किया गया है। क्या है लाइन आपकी, हैज़ गिवन माई हर्ट। तो हैज़ गिवन माई हर्ट में बेटा मैंने कल लास्ट अपनी वीडियो में मैंने बताया था हैज़ गिवन माई हर्ट। तो हैज़, एच और एच ये प्रोमिनेंट साउंड है जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जब कोई साउंड रिपीट करता है ना, स्पेशली आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहाँ पर जो है आपका एलिट्रेशन होता है बच्चे। मेटाफर होगा नहीं, क्योंकि मेटाफर क्या होता है, वह कंपैरिजन होता है, वह एक तरह से इम्प्लाइड सिमिली होता है बिना कंपेयरिंग वर्ड्स का। ऑक्सीमोरन भी नहीं होगा, सिमिली भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी कंपेयरिंग को दिखाता है। ऑक्सीमोरन टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स को दिखाता है। यहाँ एलिट्रेशन होगा आपका, और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया है क्योंकि यहाँ एच दो बार जो है रिपीट किया गया है। और बच्चे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और रिपीटिशन और उसके साथ साथ एलिट्रेशन में क्या अंतर है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना आपकी रिपीटिशन को दर्शाती हैं। तो इन सब का डिफरेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ मैं
कि कॉन्सोनेंट्स वो भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड को जो है दिखाता है, जबकि एलिट्रेशन भी जो है आपकी रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होता है। तो यहाँ पर जो है एच और एच ये क्या किया गया है, रिपीट किया गया बच्चे, ये हमारा एलिट्रेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, एलिट्रेशन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, कि इस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ठीक है। दूसरा कह रहा है ना पार्टिकल्स ऑफ स्नो, तीसरा कह रहा है कूल वेदर, चौथा कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन आप जानते हैं कि हीलिंग ऑफ द नेचर की बात नहीं हुई है इसमें, ना ही जो है नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, कूल वेदर भी नहीं होगा। एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट को जो है इसमें क्या बताया गया है, पार्टिकल्स कहा गया है। और किसकी, तो स्नो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, कि दो ऐसे नेगेटिव क्रिएचर्स कौन हैं, ठीक है, इस पोएम में जिसको फ्रॉस्ट ने पॉजिटिविटी को के कैरियर्स के तौर पे जो यूज किया है। तो अभी तक पहला जो ऑप्शन दिया है स्नो डस्ट, हेमलॉक ट्री स्नो, तीसरा है स्नो एंड क्रो, और लास्ट है हमारा फोर्थ कह सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन डी हेमलॉक ट्री और क्रो। तो हेमलॉक ट्री और क्रो ये दोनों को जो ये बैड वोमेन माना जाता था, लेकिन इसमें पॉजिटिव कैरियर्स के तौर पे पोइट ने ये दर्शाया है। पोइट ने किसको दर्शाया है, तो हेमलॉक ट्री और क्रो दो एक निगेटिव सिंबल के तौर पे माने जाते थे, लेकिन पोइट के अनुसार ये दोनों के दोनों जो है हमारे यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव कैरियर्स के तौर पे उसकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ये दो हमारे पॉजिटिव कैरियर्स हैं इस पोएम के अनुसार हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। तो मैं पहले बताया हूँ कि एक सिंबॉलिक पोएम है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबॉलिक है किस चीज़ का, सौरव का, दुख का, हैप्पीनेस खुशी का, सेलिब्रेशन उत्सव का, डेथ मौत का। तो हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों सिंबलाइज करते हैं किस चीज़ को, तो ना ही जो है डेथ को जो है, ना ही सेलिब्रेशन को, और ना ही हैप्पीनेस की इसमें कहीं बात कही गई है। यहाँ एक तरह से सौरव दुख को जो है दर्शाने वाली जो है मतलब ये चीज़ें हैं, निगेटिव सिंबल को जो है दर्शाने वाली हैं। इस कारण जो है ये बैड ओमेन माना जाता है, इसको अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसको ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट दैट द स्पीकर इज एलोन इन द स्ट्रेंजर। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट माइट बी द सिग्निफिकेंस, किस चीज़ का मतलब कह रहा है ना कि क्या महत्व हो सकता है, द फैक्ट उस तथ्य का कि द स्पीकर इज एलोन इन द स्ट्रेंजर। कैसे आपको पता चला कि इस स्ट्रेंजर में पोइट जो है या स्पीकर एलोन है। इट emphasizes द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। दूसरा कह रहा है इट सजेस्ट दैट द स्पीकर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम। थर्ड कह रहा है इट फोरशैडोज ए सेंस ऑफ द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इन द पोएम वी कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम द स्ट्रेंजर। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। पहला है इट emphasizes द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है कि, तो इसमें राइट ऑप्शन बेटा मेरे ख्याल से सी होगा, ठीक है। इट फोरशैडोज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इन द पोएम, क्योंकि इसमें जो है अकेलापन और आइसोलेशन को दिखा रहा है, क्योंकि वह अकेला जा रहा है, ठीक है, और वह एकदम मेलंकलिक मूड में है, एकदम जो है ग्लूमी मूड में है, एकदम निराश है, वह जो है दुखी है और सोचते हुए जा रहा है ना कि आज का उसका पूरा दिन जो है बेकार गया और बाकी का जो समय है वह भी बेकार जाने वाला है। लेकिन अचानक से एक पॉजिटिव कैरियर्स के तौर पे दो ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आज तक नेगेटिव माना जाता है, क्रो और दूसरा है हमारा हेमलॉक ट्री, और दोनों ही पोइट के जीवन में एक पॉजिटिव चेंजिंग लाते हैं और इसलिए
हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इट फोरशैडोज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इन द पोएम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ डज द स्पीकर्स यूज ऑफ द वर्ड हर्ट इम्पैक्ट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेंजा। कह रहा है ना कि कैसे पोइट सॉरी जो स्पीकर है मीन पोइट ही है, जो वर्ड है हर्ट उसका इम्पैक्ट डाला है स्टेंजा में इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के। तो इट सजेस्ट अ डीप इमोशनल कनेक्शन टू द स्नोफॉल। ठीक है। दूसरा करा इट इम्प्लाइज दैट द स्नोफॉल हैड फिजिकल इफेक्ट्स ऑन द स्पीकर्स बॉडी। तीसरा है कि इट एड्स ए रोमांटिक टोन टू द स्टेंजा। डी है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम इस पे देखेंगे बेटा ध्यान से, चौथा कह रहा है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन, कह रहा है कि उसके इंटरप्रिटेशन पे कोई मतलब जो है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किसी चीज़ का रूपांतरण कर देना होता है, बदल देना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। तो कह रहा है कि उसके इंटरप्रिटेशन पे कोई जो है इसका मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नहीं, क्यों नहीं पड़ता है, ये गलत है। इट एड्स ए रोमांटिक टोन टू द स्टेंजा। तो हर्ट जो है सिर्फ जो है उसके रोमांटिक टोन को देने के लिए नहीं कहा गया है। इट इम्प्लाइज दैट द स्नोफॉल हैड फिजिकल इफेक्ट्स ऑन द स्पीकर्स बॉडी। और ये कहा गया कि इसने जो है क्या किया कि पोइट के मीन स्पीकर जो है मीन पोइट है उसकी बॉडी पर एक तरह से उसका स्नोफॉल का गिरना उसके अंदर जो है क्या करता है, फिजिकल अफेक्ट्स जो है मतलब जब बदल देता है, मतलब ला देता है। और पहला वाला था इट सजेस्ट ए डीप इमोशनल कनेक्शन टू द स्नोफॉल। और स्नोफॉल का गिरना जो है उसकी लाइफ में वह पूरी तरह से इमोशनल कनेक्शन के तौर पर जो है वह मतलब कनेक्ट कर देता है। और चेंज क्या करता है, उसका मूड चेंज होता है ना बेटा। तो उसकी बॉडी से तो कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब क्या है, उसकी मूड का बदलना। तो फिजिकल अफेक्ट्स नहीं डालता है यहाँ पर, उसके मेंटल अफेक्ट्स डालता है, उसको पूरी तरह से उसके अंदर जो है एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी चीज़ों ऐसी विचारों का जनरेशन करता है जो अभी तक पश्चाताप कर रहा होता है। अचानक से उसके अंदर ऐसी पॉजिटिव चेंजिंग आती हैं और वो सोचने लगता है कि वो गलत था और कुछ भी जो है निगेटिव चीज़ें जो है नहीं होती हैं। कभी कभी कुछ निगेटिव चीज़ें पॉजिटिव जो है चेंजिंग लाती हैं हमारे जीवन में, और बाकी का जो समय है वह यूज किया जा सकता है। पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं है। शकुन अपशकुन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। प्रकृति ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाया है जिसको हम निगेटिव माने, अपशकुन माने, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आगे कह रहा व्हाट माइट द डे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट माइट द डे आई हैड रूड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स पास्ट। तो ये जो लाइन है पोएम का कि डे आई हैड रूड, कि उस दिन के जिसका मैं पश्चाताप कर रहा था, ये क्या सजेस्ट कर रहा है स्पीकर के पास्ट के बारे में, कि स्पीकर्स पास्ट वाज फुल ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, कि स्पीकर का जो पास्ट था वह जो है ऐसे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ था। स्पीकर का पास्ट जो है फुल ऑफ रिग्रेट और सॉरो से भरा हुआ था। द स्पीकर्स पास्ट ऑफ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, उस जॉय और हैप्पीनेस से भरा था। स्पीकर का पास्ट जो है अनइवेंटफुल और बोरिंग था, इससे भरा हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन बेटा जो है यहाँ पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, द स्पीकर्स पास्ट वॉज अनइवेंटफुल एंड बोरिंग होगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटे। द पोएम फायर एंड आइस इज ए गैप पुट अक्रॉस बाय द पोइट, पावरफुल वार्निंग, हार्टफेल्ट एप्लॉजी, अर्नेस्ट अपील एंड वेंगफुल थ्रेट। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ना बेटा, अर्नेस्ट अपील होगा, क्योंकि पोइट जो है अपील कर रहा है पूरी ह्यूमैनिटी से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोइट इन द लाइन्स टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो इसका हमें क्या करना है, लाइकली टोन जो है हमें मतलब इसका आइडेंटिफाई करना है कि इसका टोन क्या है। ठीक है, सार्कास्टिक है मतलब व्यंग्यात्मक है, सीरियस है, एम्यूज्ड है मनोरंजन करने वाला है, सेलिब्रेटरी है मतलब क्या करना कि एक तरह से उत्सवजनक है या उत्साहजनक है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, कि यह कहना क्या कि आई से जो डिस्ट्रक्शन है वह भी बड़ी है।
यानी कि यह जो है हमारा सीरियस टोन है। व्यंग्यात्मक तो आवाज़ नहीं है बिल्कुल, एम्यूजमेंट वाली तो हो नहीं सकती है, सेलिब्रेटरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि फायर से तो विनाश हो सकता है, लेकिन आइस से जो विनाश है उससे भी जो है मतलब ज़्यादा हो सकता है, उससे भी बड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड को 2 टाइम जो है अगर विनाश करना हो तो इतना पावर है आइस के पास जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ। पोइट ने फायर का कंपैरिजन किसके साथ किया? हेट्रेड के साथ किया, ठीक है, डिज़ायर के साथ किया, ठीक, हॉट गर्मी के, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। हॉट बोथ 1 और 3, यहाँ पर जो है हेट्रेड को कह रहा है और हॉट को कह रहा है। तो फायर की तुलना जो है किससे किया है? तो यहाँ पर जो सॉरी हेट्रेड तो होगा नहीं, हेट्रेड तो आइस है। डिज़ायर और हॉट दोनों ही होगा, सॉरी केवल डिज़ायर होगा यहाँ पे। यानी पोइट के अनुसार जो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें चारों जो विकल्पों में से, तो वह हमारा सही विकल्प जो है डिज़ायर हो गया। यानी फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड पैशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पेरिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पेरिस का मतलब जो है डाई होता है बेटा, ठीक है, डाई होता है, ना कि ग्लो होता है, ना कि राइज होता है, ना कि बॉर्न होता है। पेरिस का मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डाई होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। तो ये बात पूछ रहा है किसकी पोएम की? तो फायर एंड आइस की जो बात की जा रही है। फायर एंड आइस जो पोएम है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो उसकी राइमिंग स्कीम के बारे में मैं आपको जो है पहले ही जो है पोएम में डिस्कस कर चुका हूँ कि उसकी राइमिंग स्कीम ABAA है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो स्टेंजा था ABABA, ठीक है। तो कौन सा जो सेट मिल रहा है इसके साथ? ABAA कहाँ है? ABAA, ठीक है, ABAA। और दूसरा है, जस्ट मिनट, ABAA और दूसरा है BCBCB, ठीक है। ABA और BCBCB ये हमारा जो है, तो ये फायर एंड आइस की ये हमारा राइमिंग स्कीम हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ जो है खड़ा हूँ, या मेरा मानना जो है उन लोगों के साथ है जो फायर को फेवर करते हैं। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो यहाँ पर बेटा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओ का जो है लगातार रिपीटेशन है। तो ये रिपीटेशन प्रोमिनेंट साउंड जो है ओ रिपीट कर रहा है। तो जब वॉवेल साउंड रिपीट करता है ना तो उसको हम कहते हैं एसोनेंस। सीधे सीधे इसका आंसर देते हैं बिना इस पे बिना बहुत ज़्यादा जब बहस किए हुए। यहाँ पर बेटा देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इसका पोएटिक डिवाइस आपको बताना है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसमें अगर दोनों लाइनें रहती सम से तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। एनाफोरा इसमें है नहीं, मेटाफर दिया है, इमेजरी दिया है, एलिट्रेशन दिया है, और क्या है, ऑक्सीमोरन है। तो उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सम एस और एस से दोनों रिपीट कर रहा है, सम से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा एलिट्रेशन होगा, मेटाफर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इमेजरी भी जो है नहीं होगा, इमेजरी अगर उसके साथ साथ आइस को जोड़ता तो वहाँ पे इमेजरी हो जाता, ठीक है। ऑक्सीमोरन तो होगा नहीं जो है, ठीक है। तो यहाँ एलिट्रेशन राइट ऑप्शन होगा क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एस साउंड दिया है। वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। तो कहाँ पर उसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, किसके साथ जो है, आइस के साथ, फायर के साथ, अर्थ के साथ, एक सॉरी 1 और 2 दोनों के साथ। तो दोनों ही जो है क्या है हमारे यहाँ पर पर्सोनिफाई किए गए हैं क्योंकि इनके पास इनफ पावर है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का। और ये पर्सोनिफाइड जो है हमारी पर्सनालिटी है क्योंकि ह्यूमन क्वालिटी ही इन दोनों में इम्पार्ट की गई है। क्योंकि फायर और आइस अपने से किसी चीज़ को विनाश नहीं कर सकते हैं जब तक उनके द्वारा ना कराया जाए, तो उनका यूज करके ना कराया। तो यहाँ पर
फायर और आइस दोनों को जो है पर्सोनिफाई करके पोइट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेट बॉर्न अप कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन। तो यहाँ पर जो है कह रहा है ना कि हेट जो होता है ना वो कोल्ड होता है, रीजनिंग कारण उसका क्या है, मेक्स अ मैन, क्योंकि एक आदमी को एक स्ट्रांग पर्सन बनाता है, ए बीटर ह्यूमन बींग बनाता है, ए बीटर इंडिविजुअल बनाता है, इनसेंसिटिव टू फीलिंग। ठीक है, तो जब वो हेट जो होता है ना, हेट का मतलब क्या, आइस, और आइस जो क्या कर देता है, जिस तरह से हाथों को या किसी भी अंग पर रखने से उसको नम कर देता है, वैसे ही वह फीलिंग को जो है ना एकदम इनसेंसिटिव बना देता, अति संवेदनशील बना देता है। यहाँ 3 ऑप्शन गलत हैं। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स होगा। किसका, तो हेट का मतलब जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्टेड ऑफ डिजायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, टेस्टेड मेनी थिंग्स। ठीक है, एक्सपीरियंस पैशन एंड डिजायर, एक्सपीरियंस लव एंड हैट्रेड, नन ऑफ द एबव। तो टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब हो गया जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन की बात है, जहाँ तक मैंने जो अनुभव किया है उसकी बात कर रहा है। टेस्टेड मेनी थिंग्स तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, और नन ऑफ द एबव तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ एक्सपीरियंस लव एंड हेट्रेड, तो जहाँ तक जो है मतलब इसने क्या अपनी इन चीज़ों के बारे में जो उसने अनुभव किया है, किसको, पैशन और डिजायर को, फायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक जब मैंने पैशन और डिजायर को अनुभव किया है, तो इसलिए कह रहा है ना कि मैंने फायर को जो है फेवर किया, इसलिए ये लव हैट्रेड को हटा दिया, और यहाँ पर जो है टेस्टेड ऑफ डिजायर, एक्सपीरियंस पैशन एंड डिजायर्स, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेंजा का है, सीधे इस पे मत जाना, नहीं तो ये आपको ये सही लगेगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो है सिर्फ उसने कहा कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें आप इस फर्स्ट स्टेंजा के अनुसार आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इन द पोएम फायर एंड आइज ए सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर इज। तो ये सीधी सीधी बात है बेटा, मैंने कराया था क्या कि कौन कौन से जो है फायर जो है किस किस चीज़ों के लिए जो मतलब स्टैंड करता है। तो यहाँ पर जो लस्ट है और एंडलेस डिजायर है वह सिर्फ और सिर्फ फायर को जो दिखाता है। ठीक है, तो ये आपके 20 MCQs क्वेश्चन रहे, इसमें आप जो देखना, और भी अगर आपको MCQs क्वेश्चन की नीड होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो है प्रोवाइड करूँगा। बस पढ़ते रहो, देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेटा कभी चूकना मत, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश के लिए कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कनेक्ट रहना, और 10 से 15 मिनट्स या हाफ एन आवर जो है मीन कभी भी निकाल लिया करना इंग्लिश के लिए। मैं उसकी गारंटी ले रहा हूँ कि 90% से एबव आपके मार्क्स रहेंगे इंग्लिश में। बट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी ही जब मैं ग्रामर की पार्ट लेके आने वाला हूँ, उसमें टेंसेज जो है कवर करूँगा, छोटे छोटे पार्ट में टेंसेज आपकी जो आएंगी, जिससे आपको जो है जल्दी से समझ में आए और इजी वे में समझ में आए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।